हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं द यूनिक वेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थैलेरियोसिस के बारे में कि थैलेरियोसिस जो है ये एक टिक बॉर्न बीमारी रहती है। मतलब किडनी जो रहती हैं इसमें वो एक मेजर रोल प्ले करती हैं। जो थैलेरियोसिस एक हीमोप्रोटोजोअन डिसीज़ है जो कि थैलेरिया एनुलेटा के द्वारा कॉज करे जाता है। अब इसमें जो है जनरली सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। कई बार तो क्या होता है, यही पशु मालिक ने हमें बताया कि इनकी और भी 2 गाय थीं, वो ऐसे ही उनमें कैकेक्सिया आता है। कैकेक्सिया मतलब कमज़ोर होती चली जाती हैं और लास्ट में डेथ हो जाती है। तो ये भी एक इसका थैलेरियोसिस का सिम्टम रहता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पशु है उसकी हम यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन चेक करवाई थी। तो आप देख सकते हैं जो बल्बार म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी पेलनेस की तरफ जा रही हैं, और साथ में जो मैंने आपको अभी म्यूकस मेम्ब्रेन आई की दिखवाई थी वहाँ पे भी वो पिलनेस की तरफ जा रही है। और ये प्री फीमोरल लिम्फ नोड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, ये भी इतनी एनलार्ज हो गई हैं। तो प्री फीमोरल जो लिम्फ नोड्स जो रहती है, बेसिकली ये जो डिसीज़ है ये लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसीज़ है। क्या होता है इसमें, जहाँ पे भी टिक्स रहते हैं बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, वहाँ की लिम्फ नोड्स जो रहती हैं वहाँ पे ये जो वहाँ पे वहाँ के आसपास की जो लिम्फ नोड हैं वो वहाँ पे क्या हो जाती हैं, एनलार्ज्ड हो जाती हैं। तो दूसरी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो इसमें मिलती है, हाई टेम्परेचर चला जाता है। टेम्परेचर 104 से 105 डिग्री तक आपको मिल सकता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो रहती है वो एनीमिया की तरफ चली जाती है, क्योंकि जो है इसमें एनेमिक कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ में जो ये थैलेरियोसिस है, जनरली कह सकते हैं कि ये काफ़ी लंबे टाइम तक बना रहता है बॉडी में। इसके कारण क्या है, बॉडी में कैकेक्सिया प्रोड्यूस होता है। मतलब कि बॉडी में आप देख सकते हैं पसली जो है वो आपको दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये लिम्फ नोड मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रीस्कैपुलर कितनी बड़ी आपको देखने को मिल रही है। इसी के साथ में डिहाइड्रेशन लेवल भी चेक किया तो डिहाइड्रेटेड एनिमल बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो चुका है। इसी के साथ में अगर एनिमल मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब मिल्क एनिमल है, तो उसका मिल्क जो है एकदम से कभी ड्रॉप नहीं होता है। आप फार्मर से सुनेंगे कि धीरे धीरे इसने क्या किया है, मिल्क को धीरे धीरे जो इसका मिल्क प्रोडक्शन है वो भी डाउन होता चला जाता है। कई केसेस में आपको नाक से पानी बहते हुए भी नज़र आता है और आँखों से भी डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। तो ये तो कुछ सिम्टम्स थे जिनको देख के आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये थैलेरियोसिस का केस है। इसी के साथ में अब आप अगर डिफरेंशियली डायग्नोस करना चाहते हैं, कभी भी आपको बबेसियोसिस और ट्रिपेनोसोमियोसिस के केस में लिम्फ नोड का इतना एनलार्जमेंट देखने को नहीं मिलता है। ये जनरली आपको थैलेरियोसिस में ही मिलेगा। इससे आप थैलेरियोसिस को बाकी डिसीजेस से सबसाइड कर सकते हैं। अब यदि आप कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस कराना चाहते हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, लिम्फ नोड को एस्पिरेट कर सकते हैं, या फिर इसका जो ब्लड स्मीयर बना के आप उसमें चेक कर सकते हैं, जो आपको जनरली इसमें प्रोटोजोआ जो रहता है थैलेरिया वो आपको मिल जाता है। अब यदि हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में इसका ड्रग ऑफ चॉइस जो रहता है वो ब्यूपारवाकोन रहता है। तो ब्यूपारवाकोन जो रहता है वो आपको डे फर्स्ट से यूज़ करना होता है। हमारे पास अवेलेबल नहीं था ब्यूपारवाकोन, तो हमने इसको जो मैनेज करने की कोशिश की है वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लॉन्ग एक्टिंग से मैनेज करने की कोशिश की है, और साथ में डाइमेनाजीन एसीट्यूरेट जो बेरेनिल के नाम से आता है उसका इस्तेमाल किया था। मैं आपको सलाह यही दूंगा कि अगर आपके पास ब्यूपारवाकोन है तो आप पहले दिन ब्यूपारवाकोन लगाइए। वो उसका डोज रेट जो रहता है वो 2.5 mg पर केजी बॉडी वेट से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का लॉन्ग एक्टिंग जो प्रिपरेशन आता है उसको आप डे 2 से इस्तेमाल में लाएंगे तो बेहतर रहेगा। साथ ही में आपको यहाँ पे एक NSAID का इस्तेमाल करना होता है। आप कोई सा भी एक सुटेबल NSAID यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ में एक चीज़ का विशेष ध्यान रहता है कि यहाँ पे एनीमिया रहता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आयरन का इंजेक्टेबल फॉर्म में इंजेक्शन लगा देते हैं। तो ऐसे केसेस में कभी भी आपको इंजेक्टेबल फॉर्म में आयरन को बॉडी के अंदर नहीं भेजना है। आप उसमें हमेशा ओरल रूट अपनाइए, क्योंकि ये जो इंजेक्टेबल फॉर्म रहता है ये जॉन्डिस को और एग्रीविएट कर देता है। इसी के साथ में आपको बी कॉम्प्लेक्स का जो इंजेक्शन रहता है उसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो बी कॉम्प्लेक्स आप लगाते हैं उसमें B12 भी रहेगा। तो B12 जो रहता है वो ब्लड को सिंथेसिस कराने में
हेल्प करता है। तो क्योंकि यहाँ पे एनीमिया रहता है तो ब्लड की रीसिंथेसिस होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। आप चाहें तो यहाँ पे एक शॉट जो है इंजेक्टेबल ट्रेस मिनरल्स का भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, क्योंकि इंजेक्टेबल ट्रेस मिनरल का में जो रहता है वो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी मैनेज करेंगी, साथ में जो ब्लड है उसकी सिंथेसिस को भी एनहांस करने में आपकी हेल्प करती हैं। दूसरी चीज़, जो ये टिक्स रहते हैं बॉडी पे प्रेजेंट, इनको हमें बॉडी से अलग करना होता है। तो उसके लिए मैंने डिटेल्ड में अलग वीडियोस बनाई हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो उसके लिए वहाँ से आप उसको देख। इस केस में यदि आप चाहें तो जो एनाबॉलिक स्टीरॉयड जो आते हैं, बेसिकली जो नेंड्रोलोन रहता है, आप उसका भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या करता है कि जो किडनी रहती है वहाँ से एरिथ्रोपोइटिन जो रहता है उसके सीक्रेशन को एनहांस करता है, जिससे कि जो ब्लड सिंथेसिस है वो भी फर्दर इंक्रीज होती है। और यदि आपका एनिमल मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है और आप शिकायत ये भी दे रहे हैं कि उसमें मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो आप ऐसे केस में आप ओरल जो है कैल्शियम जो थेरेपी रहती है आप उसको भी अपना सकते हैं। जो ओरल कैल्शियम आते हैं तमाम तरीके के मार्केट में, आप उसको एनिमल को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहती है, एक तो जो है ये पैरासाइट ऑलरेडी जो है लीवर को डैमेज करता है, इसी के साथ में हमने ये जो इंजेक्शंस इतने सारे दिए हैं ये भी कहीं ना कहीं लीवर में ही मेटाबोलाइज होने हैं। तो इसके चलते क्या होता है, लीवर में डैमेज होता है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इंजेक्शंस और जो मेडिकेशंस के साथ में लीवर जो प्रोटेक्टेंट या हेपेटो प्रोटेक्टेंट जो ड्रग्स रहते हैं उनका इस्तेमाल आवश्यक रूप से करना है। आप चाहें तो इसमें लीवर टॉनिक्स रहती हैं जैसे कि लिप 52 या फिर जो प्रोटोन की सिरप आती है और तमाम तरीके के आते हैं, आप कोई सा भी इसमें इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये तो थी कंप्लीट डिटेल अबाउट थैलेरियोसिस और उसके क्लिनिकल साइंस और उसमें क्या अच्छे से अच्छा आप ट्रीटमेंट अपना सकते हैं। तो इसके बावजूद यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर